सो वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 12th। तो आज हम शुरू करेंगे आपको पढ़ाना। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई लव दिस चैप्टर। दिस इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। अब जब आप क्लास 10th में थे तो इसी चैप्टर को आपने नाम, आपके पास नाम था इस चैप्टर को पढ़ने का, लाइट। ये वही चैप्टर जो आपने 10वीं में पढ़ा, लाइट। वही चैप्टर दोबारा 12वीं में आपके पास आया एक नए नाम से, मतलब एक ही है, ऑप्टिक्स। वर्ड है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो दो बेसिकली डिवीजन, हम ऑप्टिक्स को डिवाइड करते हैं पूरी स्टडी को इन टू कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड द रे ऑप्टिक्स एंड द अदर इज कॉल्ड द वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब आपको सर ये दो नाम क्यों? लाइट तो लाइट ही है। अब आपका कहने का मतलब क्या, मतलब रे और वेव में फर्क क्या होता है भाई, क्यों है? यही सवाल कई हजार साल पहले पूछा गया कि साहब ये तो बताइए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो अलग 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 तरीका पढ़ने का। थोड़ा सा बताता हूं, आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आप इमेजिन करिए, आप एक सिचुएशन देखिए कि साहब एक सामने स्क्रीन है, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, और इस सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में मैंने एक स्क्रीन और रख दी, ठीक? और उस स्क्रीन के अंदर एक होल बना दिया, एक रेक्टेंगुलर होल बना दूं, एक सर्कुलर होल बना दूं, और यहां से लाइट फेंकूं और आपसे पूछूं, बताओ यार स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? आप कहेंगे सर क्या दिखाई देगा, मतलब क्या सर, जितना जितना रीजन खाली है उतना रीजन में लाइट ट्रैवल करेगा। तो सर सामने हमको ब्राइट दिखाई देगा और उसके चारों तरफ डार्क दिखाई देगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस इज हाउ अ शैडो इज फॉर्म्ड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है शैडो का कि अगर मैं लाइट फेंकता हूं और सामने एक ओपनिंग छोड़ देता हूं तो उस ओपनिंग से लाइट पास करेगी, उतने रीजन में से लाइट पास करेगी तो स्क्रीन के ऊपर उतना ही रीजन ब्राइट और उसके चारों तरफ का रीजन डार्क दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो सीधा सीधा ट्रैवल कर रही है। तो जो चीज सीधा सीधा ट्रैवल करेगी, देखिए ये सीधा सीधा ट्रैवल करेगी, तो वो सीधा सीधा इतने रीजन को ग्लो कर देगी और बाकी रीजन को डार्क कर देगी। अब आया कहानी में एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आया कि हमने उस अपर्चर को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आप, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे पढ़ेंगे आप, सब चीजें आगे पढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि वो जो रीजन था, जो सर्कुलर है या जो हमने किसी रेक्टेंगुलर शेप में लिया, जैसे जैसे मैंने उसकी डायमेंशन कम करनी शुरू करी, जैसे जैसे डायमेंशंस मैंने कम करनी शुरू करी और इतनी कम कर दी कि जो वेवलेंथ लाइट की हम यूज कर रहे हैं वो उसके ऑलमोस्ट बराबर है। तो जानते हैं करिश्मा क्या हुआ? भाई एक ब्राइट स्पॉट नहीं मिला, मल्टीपल ब्राइट स्पॉट्स मिले, मल्टीपल डार्क स्पॉट्स मिले। ये कैसे पॉसिबल है? एक चीज जो सीधे सीधे चल रही है वो ये अलग से कैसे कुछ कर सकती है? मतलब डार्क स्पॉट ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट ब्राइट, ये रेपिटेटिव क्यों हो रहा है? कोई चीज रिपीट तब करती है बच्चों जब वो वेव नेचर या जो उसकी उसकी जो प्रवृत्ति है, अगर वो वेव की तरह होगी तो वो चीज रेपिटेटिव होगी। भाई वेव आप कैसे दिखाते हो? अब वेव ऐसे दिखाते हो ना, एक चीज जो बार बार रिपीट हो रही है। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो वेव नेचर की तरफ हमको लेके जा रहा है। तो इसका मतलब लाइट कभी रे और कभी वेव, ये दोनों तरह से आपको दिखाई देगी। अब आप बच्चे कहते हैं सर क्या सर ये एक साथ नहीं दिखाई दे सकती? और ये सब क्या मतलब, क्या हुआ सर कि एक ही चीज के दो मतलब? तो मैं इसको बड़ा बेसिक एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे आपका नाम अभय है, तो अपनी बहन के लिए तो आप भाई हो, और पिताजी के लिए बेटा, और अपने दोस्त के लिए एक दोस्त। तो फिर आप क्या हो? बेटा, भाई या दोस्त? आपको कि सर तीनों हो, लेकिन अलग अलग तरीके के लोगों के साथ मेरा अलग अलग रिलेशन है, इसलिए मेरे नाम अलग अलग है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। इससे आसान तरीका समझने का हो नहीं सकता कि रे और वेव अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, लाइट एज अ रे, लाइट एज अ वेव, ये दोनों चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत आज करेंगे देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, हम आज शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स से। लेट्स स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा
कि रे ऑप्टिक्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो सर हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ रेक्टिलिनियर पाथ। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। फिर से एक और लॉ पढ़ा आपने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना आपने 10वीं में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, बताओ बच्चों? आपने दो लॉज पढ़े। फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि साहब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई करेंगी इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। ये था आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था, याद है आपको सेकंड लॉ क्या था? सो दे लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। क्या सेम प्लेन में लाई करती है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नए नए नाम देख रहे हैं आप, इस सबके बारे में बात होगी अभी, एंड द नॉर्मल। किसके? टू द सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं। वैसे तो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भी भेजे जाएंगे। आई विल बी सेंडिंग दीज नोट्स एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर एंड इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। बट मुझे, मेरा मानना है कि एक बार लिख लेने से हर्ष कुछ नहीं होता, तो आप लिख लीजिए इसको, दैट दैट इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस लाई इन द सेम प्लेन इज लॉ नंबर 1। अब लॉ नंबर 2 क्या है साहब? व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ये आपने लिख लिया, आई बिलीव आपने लिख लिया इसको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। Second law. The second law of reflection states, which is very interesting, the second law of reflection. क्या स्टेट करता है? कोई बताएगा मुझको? What is the second law of reflection? कुछ बच्चे लिख रहे हैं, सर पता है हमको, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये सेकेंड लॉ है। अब देखिए कितनी कमाल की बात है। मैं क्लास 10th के अंदर एक लेक्चर ले रहा था और मैंने कहा द सेकंड लॉ स्टेट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चा पूछता है सर क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो एक दूसरा बच्चा जवाब देता, अरे लॉ है ना यार, जैसे लॉ के अंदर है तो लॉ में क्या पूछ रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बट नहीं, उस बच्चे ने सही सवाल पूछा था कि सर ऐसा क्यों है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप अपने हाथ में एक बॉल ले लीजिए, हैव अ बॉल इन योर हैंड, ओके, एंड थ्रो दैट बॉल ऑन द वॉल। आपके सामने जो वॉल है उस बॉल को बिल्कुल सीधी दिशा में उस बॉल को आप फेंकिए। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपको कहां खड़ा होना चाहिए जिससे बॉल आपके हाथ में आ जाए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सामने। आप बॉल ऐसे फेंकेंगे और मुझे यहीं खड़ा होना पड़ेगा बॉल को कैच करने के लिए। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इस बॉल को 30 डिग्री के एंगल पे फेंकता हूं। नॉर्मल से, ये सरफेस है, दीवार पे एक नॉर्मल है और 30 डिग्री के एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से मैं उस बॉल को फेंकता हूं, ऐसे, इस तरह से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार तुम्हें कहां खड़ा होना पड़ेगा उस बॉल को पकड़ने के लिए, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री से इधर खड़ा हो जाऊंगा, नॉर्मल के 30 डिग्री इधर खड़ा हो जाऊंगा तो बॉल, आई कैन कैच द बॉल। दैट मींस इफ आई थ्रो अ बॉल at an angle 30 degrees with the normal, then to catch the ball I need to go on the other side of the normal at 30 degrees to catch the ball. हां सर ये तो पता है हमको, इलास्टिक कोलिजन के अंदर एग्जैक्टली यही होता है। आप जानते हो लाइट को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में बात करी, कैन यू बिलीव इट? एंड ही गेव अ फेमस लॉ which is very important for you to understand. He said, he talked about Newton's corpuscular theory, corpuscular theory, famous Newton's corpuscular theory. क्या बोलता है न्यूटन इस थियरी के अंदर? He said that corpuscles का बेसिकली मतलब बच्चों होता है पार्टिकल्स, और वो जब पार्टिकल्स की बात कर रहा था, उस पार्टिकल्स का उससे मतलब था फोटोन। अरे कमाल हो गया। मतलब अगर मैं एक बॉल को 30 डिग्री से फेंकूंगा नॉर्मल से,
तो वो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। और सर अगर मैं बॉल के बाद एक और बॉल, दूसरी, तीसरी, 100, 1000 बॉल ठक 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 फेंकता रहूं, तो सर वो बॉल ठक 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 30 डिग्री से यहां से पकड़ लूंगा मैं। और अगर उन सारी बॉल्स के अंदर मैं एक धागा डाल दूं, एक थ्रेड डाल दूं, या अगर मैं आपसे कहूं कि उन बॉल्स को आप ध्यान से देखिए, वो बॉल्स माइक्रो सेकंड्स के अंदर निकल रही है, तो आप कहेंगे सर एक लाइन सी जा रही है 30 डिग्री पे और एक लाइन से रिफ्लेक्ट होके आ रही है 30 डिग्री पे। वो लाइन, वो पार्टिकल्स, बॉल्स, अगर फोटॉन्स हो और वो फोटॉन्स हिट कर रहे हो एक पर्टिकुलर एंगल पे, उसी एंगल पे वो फोटॉन्स वापस आएंगे। इस एरे ऑफ फोटॉन्स, बहुत सारे फोटॉन्स की एक रेखा को, बहुत सारे फोटॉन्स एक के बाद एक जब हम इनको जोड़ देते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों, ये लिख लिया आपने, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस सवाल का जवाब, दैट व्हाई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू दिया, और यही फर्क है 2020 से पहले और 2020 के बाद। 2020 में यह पूछा जाता था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 2020 के बाद बोर्ड्स में यह पूछा जाता है आई आर के बराबर क्यों है। और एग्जैक्टली यही सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है, वाई इज आई इक्वल टू आर, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। कॉर्पस्क्यूल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, इट मींस पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इस केस में क्या है, फोटॉन्स। और रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं फाइनली, इट इज नथिंग बट, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं, इज एरे ऑफ फोटॉन्स। इट्स एन एरे ऑफ फोटॉन्स, कॉर्पस्क्यूल्स। तो न्यूटन ने क्लैरिफाई कर दिया दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आगे भी हम प्रूव कर सकते हैं। दिस इज वन वे टू प्रूव इट। द सेकेंड वन, द सेकेंड मेथड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फर्मेट। फर्मेट, बड़ा फेमस प्रिंसिपल है, फर्मेट्स प्रिंसिपल। बड़ा मजा आएगा आपको इस जानने में, बड़ा इंटरेस्ट लग, बड़ा मजा आएगा। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर तो हमने प्रूव कर दिया, कोई और भी रीजन हो सकता है क्या? तो फर्मेट एक मैथमेटिशियन थे बच्चों, और बड़े इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे। मैथमेटिशियन क्या थे, तो वो एक एलिप्स पे काम कर रहे थे। एलिप्स जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। एलिप्स के बारे में आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो ना, कि जितने भी ट्रैजेक्टरीज होती हैं ग्रेविटेशन के अंदर, वो सब एलिप्टिकल होती हैं। तो ये एलिप्स के ऊपर फर्मेट साहब मेहनत कर रहे थे। तो हम सबको पता है कि एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, याद है, पता है ना आपको, टू फोकस, फोकस वन, फोकस टू। आप ये भी जानते हैं कि एलिप्स की एक प्रॉपर्टी भी होती है बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या होती है प्रॉपर्टी, कि भाई अगर मैं किसी पॉइंट को यहां पकड़ लूं P1, और एक पॉइंट पकड़ लूं, इफ आई कैच अनदर पॉइंट विच इज से P2, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से, P2, तो सब एलिप्स की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्या है कि अगर मैं भैया इसको इससे कनेक्ट कर दूं और इसको इससे कनेक्ट कर दूं, मतलब अगर मैं F1 P1 प्लस P1 F2 को मेजर करूं, इस लंबाई को नापूं, इफ आई हैव टू जस्ट मेजर दिस लेंथ, वेरी सरप्राइजिंग, दिस इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। मतलब ये बराबर होती है, कोई और अगर मैं पॉइंट P2 ले लूं एलिप्स पे, और अब फोकस से इसको ज्वाइन करूं, तो F1 P2 प्लस P2 F2, ये एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है। एक पॉइंट मैंने यहां लिया, फोकस से इसकी दूरी मेजर करी, इस पॉइंट की दूसरे फोकस से मेजर करी, और टोटल लंबाई को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। फिर मैंने कोई एक और पॉइंट ले लिया एलिप्स पे, कोई और एक और पॉइंट ले लिया, फिर फोकस से इसको जोड़ा, फिर इसको पॉइंट को फोकस से जोड़ा, ये दूरी मेजर करी, दोनों दूरियां समान होती हैं, बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिप्स। इसको नोट करिए, नोट करो इसको, टिश्यू पेपर दे दो मेरे को, आई नीड द टिश्यू पेपर,
बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में? आर यू एंजॉइंग इट? तो अगर बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे थम्स अप लिखेंगे कि हाँ सर, संदीप सर, मजा आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू। और आपको समझ में मजा नहीं आ रहा, आपको समझ में कम आ रहा है, तो आप थम्स डाउन कर दो। तो अगर तुम थम्स डाउन करोगे तो मैं मेहनत करके थम्स अप लेके आऊंगा, और अगर आप थम्स अप करोगे तो मैं उस थम्स अप को और बड़ा कर दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज? आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो एक थम्स अप डाल दो उसके अंदर। ओह, वेरी गुड, थम्स अप आ गया। भाई देखिए, मोटिवेशन तो हमको भी चाहिए भाई। अब टीचर हैं तो मोटिवेशन तो हमें भी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए, आइए थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। हम टेढ़ा क्यों लिख रहे हैं भाई, हम सीधा लिखने की कोशिश करेंगे अब। राइट। भाई ये इलिप्स की प्रॉपर्टी थी। अब फॉर्मेट भैया ने क्या किए, बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने कहा प्रभु एक काम करें। कहते क्या हुआ? कहते सर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या? ही कन्वर्टेड दिस एलिप्स इनटू एन एलिप्टिकल मिरर। ओहो, इलिप्टिकल मिरर बना दिए इसको, एलिप्स को मिरर बना दिए। और अब एक फोकस पर एक बल्ब रख दिया, यहां पर एक बल्ब रख दिया, सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। आप जानते हैं कमाल की बात, इस बल्ब से निकलने वाली सारी इंसिडेंट रेज, चाहे वो इंसिडेंट रे ये हो, चाहे वो इंसिडेंट रे ये हो, अरे भैया दोनों की दोनों एक ही जगह पहुंच रही हैं। ये रे अगर सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से 1001 करोड़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रेज निकलेंगी, और वो रे जाके इसको हिट करेगी मिरर को। वो सारी रेज टकराने के बाद एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं। तो कमाल हो गया भैया, ये तो कमाल ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स से जो इंसिडेंट रेज मिरर को हिट करके इमेज बनाती है, वो सारी रेज इंसिडेंट जो मिरर को हिट करके और फाइनली इमेज बनाती है, वो सारी की सारी रेज सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं या सेम टाइम लेती हैं। दिस इज मैजिकल, दिस इज एब्सोल्युटली मैजिकल। कितनी बड़ी हमको एक उपलब्धि मिली। बात बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको आइए थोड़ा सा और आपको समझाया जाए इसको। तो क्या हुआ भाई, ये एक इलिप्टिकल मिरर लिया। मैं ये क्यों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, हम अब बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके अंदर अगर हमें अच्छा करना है तो भैया कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। और जब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए टीचर्स मिल रहे हैं, आप अपने स्कूल में बैठे हो, मैं आपको यहां से पढ़ा रहा हूं और आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, तो सीखने में तो कोई हर्ज है ही नहीं, कोई नुकसान ही नहीं है कि नहीं है? तो देखिए ये मिरर बनाया गया, देख लें इसको जरा, ये इरेजर वाह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे वाह, कमाल हो गया, पिछली बार नहीं चल रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो साहब इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह हुआ दैट दिस इज वन फोकस ऑफ द इलिप्स, दिस इज द सेकंड फोकस। अगर इस फर्स्ट फोकस पे मैं सोर्स ऑफ लाइट रख दूं, एस का मतलब सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब, कुछ भी सोर्स ऑफ लाइट, तो कमाल की बात यह है कि ये इससे जितनी इंसिडेंट रेज निकलेंगी और जहां पर भी हिट करेंगी, भैया कमाल हो गया, जहां भी हिट करेंगे मिरर को, कहीं भी ये सारी इंसिडेंट रेज मिरर को, तो जानते हैं कमाल की बात क्या होने वाली है? भैया ये रिफ्लेक्टिव होके एक ही पॉइंट से पास कर रही है। ओहो हो, ओहो हो, ओ कमाल हो गया पाजी, ओ वेरी गुड, ओ वेरी गुड। इसका मतलब ये सारी इंसिडेंट रेज, मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं, ऑल इंसिडेंट रेज, ऑल इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। समझेगी नहीं कोई? भाई इंसिडेंट रे कहां से आएगी? सोर्स ऑफ लाइट से आएगी या ऑब्जेक्ट से आएगी? या इसको मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। अभी इसको समझेंगे क्या डिफरेंस है। ऑल इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड फॉर्म एन इमेज। इमेज तो बनाएंगी ना, इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगी।
तो ये जितनी इंसिडेंट रेज जो सोर्स ऑफ लाइट से आके रिफ्लेक्ट होके इमेज बनाती है, टेक, ओहो, सेम टाइम। क्या बोला मैंने? दे टेक सेम टाइम। दिस इज मैजिकल। अब फॉर्मेट साहब से पूछा गया कि सर सेम टाइम आपने बता दिया, सर ये आई इक्वल टू आर क्या है ये भी बता दीजिए कि क्या कहानी क्या है। तो उसने कहा एक चीज और जोड़ लो, एड वन मोर थिंग टू इट। कि उसने कहा सर क्या ऐड करें इसके अंदर? आप उसने कहा यार एक चीज इसमें और ऐड कर लो कि ये जितनी इंसिडेंट रेज जो सोर्स ऑफ लाइट से रिफ्लेक्ट होके इमेज बनाती हैं, दे टेक द सेम टाइम। ही सेड दैट ऑल दीज रेज, ये सारी की सारी रेज सेम टाइम ले रही हैं, बट एक इंडिपेंडेंट रे, इनमें से हर एक रे, माय गुडनेस, टेक्स मिनिमम टाइम to form an image. Oh my goodness. Minimum time to form an image. आप ये तो कमाल हो गया। मिनिमम को उसने शब्द बेसिकली ऑप्टिमम रखा था, बट मैं फिलहाल ऑप्टिमम वर्ड यूज किया था, लेकिन आप फिलहाल इसको मिनिमम टाइम लेके काम चला सकते हैं। आप जानते हैं ये हुआ क्या कहानी? इस कहानी से स्टार्टिंग कहां से हुई? तो क्या करेंगी कि साथ जो रेज है, दे कम आउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, get reflected, all rays take the same time, and individually all these rays जो ये यहां से यहां आ रही है, यहां से ये वही रेज हैं जो सबसे कम समय ले रही है। एंड दिस बिकेम द बेसिस ऑफ, दिस बिकेम द बेसिस ऑफ, नोट कर लो उसको, दिस बिकेम द बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बन गया बेसिस? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको आज एक ऐसी चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि सर आप ये सब कुछ मत बताया करिए, बच्चे घबरा जाएंगे। हम कौन है ये डिसाइड करने वाले कि बच्चे घबराते हैं? ये हम कैसे मान के बैठ गए कि बच्चे घबराते हैं? बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं। बच्चों को आप जिस तरह का खाना देंगे उसी खाने की आदत डालेंगे। अगर उनको हम अगर उनको हम अच्छी तरह से खाना परोस के नहीं देंगे, उन्हें खाने की हैबिट ही नहीं पड़ेगी। आई एम गोइंग टू टीच यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन दो चीजों को समझने के बाद क्या कि साहब वो मिनिमम टाइम लेंगी और सबकी सब सेम टाइम लेंगी, इन दो बेसिस पर अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं वाई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तैयार हो? आर यू रेडी? नोट कर लियो आप लोग? वाह क्या बात है, मजा आ गया। भाई एक बार फिर बता दो, अगर आपको मुश्किल लग रहा है थम्स डाउन कर दो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो मैं उसको रिपीट भी करने को तैयार हूं। कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जितना भी समय है उसको ठीक से यूटिलाइज करना है। ठीक है, परफेक्ट। आइए अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा बच्चों कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज ये पढ़ेंगे हम लोग। आई डोंट नो इन चीजों से टीचर्स और बच्चे क्यों घबराते हैं। शेर का शिकार करना है, आप तो ट्राइबल एरिया से हो ना, तो अगर शेर का शिकार करना है तो शेर के मुंह जबड़े के अंदर हाथ डालना पड़ता है। बाहर बाहर से काम नहीं चलता। फाइट तो सामने आंखों में आके डाल के ही हो। आइए खेलते। आज आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव कराएंगे, उसमें थोड़ी सी कैलकुलस लगेगी, थोड़ी सी कैलकुलस 11th में पढ़ी है ना, इतनी बेसिक कैलकुलस। डिफरेंशिएशन करना तो आता है ना, बेसिक डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता है? अगर बेसिक डिफरेंशिएशन गणित में सीख लिया तो जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन मेरे कहने पर आप इस कष्ट के साथ एक बार रह के देखो, आपको आनंद जरूर आएगा। आइए खेलते हैं। तो आइए प्रूव करते हैं वाई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई साहब फॉर्मेट के पास गए, फॉर्मेट साहब आपने कुछ कहा था ऐसा? उसने कहा मैंने को बिल्कुल सही कहा था। उसने कहा प्लेन मिरर बनाओ, बना लिया प्लेन मिरर। उसने कहा एक सोर्स ऑफ लाइट ले लो, ले लिया, ये है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है साहब, सोर्स ऑफ लाइट से क्या निकलेगी? इंसिडेंट रे। मालूम है सर हमको इंसिडेंट रे निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको क्या बनानी है? नॉर्मल। तो लीजिए हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी।
ये हो गई नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, वन एंड द सेम थिंग, नॉर्मल। और आपने कहा सर ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये रिफ्लेक्ट होके यहां पर आ गई। यहां पर हमने एक इमेज फॉर्मेशन हो गई, स्क्रीन रख दी हमने और यह इमेज बन गई। हमको पता है कि सर इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमें यह प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो हम गए फर्मेट साहब के पास, फर्मेट साहब व्हाट शुड आई डू? ही सेड यूज माय प्रिंसिपल, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो मतलब क्या कहते भाई, यहां से यहां तक का टाइम निकालो और यहां से यहां तक का टाइम निकालो और उस टाइम को मिनिमम कर दो, क्योंकि वही रे सोर्स से निकल के मिरर पे इमेज बनाएगी, वही रे जो सबसे कम टाइम लेगी। तो हम उस टाइम को निकालते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करके, आपको पता है ना मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, पता है ना। जैसे कोई मैं ग्राफ बनाऊं, अगर सपोज मैं एक ग्राफ बनाऊं, आपसे कहूं मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर यहां पर है। मैं कहूंगा मिनिमम वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर यहां पर है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार ये मैक्सिमा क्यों है, तो आप कहोगे सर अगर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ना, तो इसकी स्लोप 0 है। तो चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, इफ आई ड्रॉप अ टेंजेंट, उस टेंजेंट की स्लोप जो कि tan थीटा होती है, दोनों की 0 है। स्लोप मींस tan थीटा। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ये अपनी मैक्सिमम स्लोप पर पहुंच चुका है, मतलब ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच चुका है, नॉट स्लोप। और वहां पर स्लोप 0 होगी। याद रखिएगा कि कभी भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। मतलब y इक्वल्स साइन एक्स, ये फंक्शन ले लेता हूं। अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूं तो कितना होगा बच्चों? cos x होगा ना, cos x। अगर ये स्लोप 0 है, मतलब cos x 0 है, तो या तो मैक्सिमम होगा वहां पर या मिनिमा होगा। चेक कर लेते हैं। cos x 0 कब होता है? बताओ 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 बताओ। जब x 90 डिग्रीज होता है सर, या पाई बाई 2 डिग्रीज होता है, तभी मैक्सिमम होता है। चेक कर लो, स्लोप तभी 0 होती है। देखना जरा, ये 0 है, ये 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज पर मैक्सिमा है, पाई बाई 2 पर मैक्सिमा है। क्यों है? क्योंकि यहां पर इसकी स्लोप dy बाई डी एक्स 0 के बराबर है। एक नई चीज सीख ली आपने आज, बातों ही बातों में एक नई चीज सीख ली कि कभी भी किसी फंक्शन का, इफ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू, डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड पुट इट इक्वल टू 0। मैक्सिमा पर या मिनिमा पर स्लोप 0 होती है। स्लोप इज dy बाई डी एक्स, स्लोप इज tan थीटा। नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं है, नोट नोट नोट। तब तक हम जरा इरेजरवा को निकाल देते हैं। क्लियर है ना बात? ये हटा दो उसको। लीजिए, इसको मैंने बड़े प्रेम से हटा दिया। वाह, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हटा दिया। हटो भाई, अब आइए, आइए आइए आइए, बड़ा मजा आने वाला है आज। आप जब अपने हॉस्टल वापस जाएंगे, दो फीलिंग्स होंगी आपको। एक, अबे यार क्या था यार ये, या दूसरा, अबे यार क्या था यार ये तो आज नई चीज समझ में आई है, बहुत सारी चीजें खुली है दिमाग की, आइए खेलते हैं। तो हम वापस फॉर्मेट साहब के गए, हमने कहा फॉर्मेट साहब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा यार आप टेंशन मत लीजिए, जैसे हमने आपसे कहा पहले करिए। तो आइए इसको जरा हम मिटा देते हैं, जिससे कि आपको क्लीन क्लीन बोर्ड दिखाई दे। तो ये हमने यहां से सर हटा, ठीक है। आइए दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट को। लेट्स स्टार्ट दी एक्सपेरिमेंट अगेन। और कुछ बच्चे चाहें तो अपने आप मेहनत भी कर सकते हैं। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। कहां से आएगी? सोर्स या ऑब्जेक्ट से आएगी। ये कहलाती है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे जहां कन्वर्ज करती है वहां बनती है इमेज। ये है पूरी स्टोरी। अब हमको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का समय निकालना है। तो पता है ना आपको टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, व्हाट यू गेट? टाइम। आइए डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैंने एक काम किया, क्या काम किया? मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी। आई ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर, लीजिए, और इसको ले लिया h1।
फिर मैंने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करी, इसको ले लिया H2, H1 भी कांस्टेंट, H2 भी कांस्टेंट। हिम्मत मत हारिएगा, माइंड अगर इधर उधर भाग रहा है पकड़ लो, प्रैक्टिस करनी है इसकी भी। मैं क्लास में आपको जान पूछ के एक ऐसी सिचुएशन में लाऊंगा जहां आपको चैलेंज फील करोगे, दिक्कत आएगी, मन करेगा छोड़ दूं क्लास, भाग जाऊं, क्या रखा है छोड़ देता हूं, क्या हो, वही करना नहीं। यही तो सीखना है मुझको, यही तो समझना है कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज फील कराएगी मैं पहले उसी ही को खत्म करूं। सो जस्ट होल्ड ऑन। सोर्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी H1, इमेज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी H2, और आपको पता है इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। इसको ले लेता हूं D, ये डिस्टेंस ले लेते हैं वेरिएबल x, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया D माइनस एक्स, है ना भाई। अपनी नोटबुक में बनाओ इसको, बनाओ बनाओ बनाओ, नोटबुक में बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। ड्रॉ इट इन ऑन योर नोटबुक। तब तक मैं कुछ पी सा लेता हूं। आनंद आ रहा है? आई यू एंजॉयिंग द क्लास बच्चों? देखिए बड़ा मजा आने वाला है, खेल होने वाला है, खेला 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 होने वाला है भाई। हम क्या कर दिए ये, लीजिए, इंजीनियर है भैया, इतना तो समझ लेते हैं, आईटी से इंजीनियरिंग करी है तो इतना तो पकड़ ही लेंगे। रेडी? आइए अब बिल्कुल प्यार से हम आपको दो तीन स्टेप्स लिखाते हैं और जिंदगी क्लियर हो जाएगी। तो प्रभु एक काम करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस राइट एंगल ट्राइंगल है सर, ये H1 है, ये x है, तो सर ये हो गया H1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। घबराना मत, बिल्कुल मत डरना, साइंस लिए हो तो भाई तकलीफ तो होगी, तो तकलीफ को सहने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब मुझसे कुछ लोग बोलते हैं, जब आप कुछ मीठा खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, अच्छा लगता है ना, बट डायबिटीज होती है, और दवा कैसी होती है, थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी बिटर, लेकिन उससे फायदा होता है। फंडा दे दिया मैंने आपको, सुन रहे हो मेरी बात? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, H1 x, H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है H2, ये कितना है D माइनस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हाइपोटेन्यूस, कितनी लिखोगे आप सर, H2 स्क्वायर प्लस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, होल टू द पावर हाफ। तो आपने ये दूरी निकाल ली, आपने ये दूरी निकाल ली, और दे आर ऑल ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो टाइम कितना होगा यहां से यहां तक का टाइम, डिस्टेंस कितना हुआ, H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हो गया टाइम फ्रॉम हियर टू हियर। लेट मी कैलकुलेट टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कितना टाइम होगा, अरे व्हाट इज द डिस्टेंस, H2 स्क्वायर प्लस D माइनस एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ अपॉन सी। ये टोटल टाइम हुआ या नहीं हुआ भाई, देख के बताओ ये टोटल टाइम हुआ या नहीं हुआ। आपसे हो पा रहा है, ये सिर्फ मैं ही कह रहा हूं, देख लो कान आंखें खोल के। भाई ये डिस्टेंस H1, ये डिस्टेंस x, इंसिडेंट रे यहां से आई, यहां हिट करी, ये डिस्टेंस कितना हुआ, H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट भूपी, समझ में आ रहा है ना भूपिंदर? ये डिस्टेंस कितना है H2, ये कितना है D माइनस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भूपिंदर बताओ, H2 स्क्वायर प्लस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। टाइम डिस्टेंस अपॉन, अब अगर ये टाइम मिनिमम है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसका फर्स्ट डिफरेंशियल dt बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा अगर आपको निकालना है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल, जिसको कि हम स्लोप भी बोलते हैं, उसको जीरो के बराबर लिखना है। लिख दिया, कर सकते हो डिफरेंशिएट इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। वैसे 11th में आपने करा होगा, 12th में आप इसको यू विल बी डूइंग इट मोर, बट यू विल यू वांट टू ट्राई दिस? मैं आपकी हेल्प करता हूं इसके अंदर, लेट मी ट्राई हेल्पिंग यू, लेट मी ट्राई हेल्पिंग यू। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं, आइए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, घबराइएगा मत। राइट, क्या निकालना है हमको, डी टी बाई डी एक्स। ठीक, निकालते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है ना टू दी पावर हाफ रूल क्या होता है, टू दी पावर हाफ, सपोज मैं आपसे कहूं y इक्वल्स एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स।
तो आप क्या करते हैं, इस n को ले आते हैं साइड में, फिर लिखते हैं x और एक पावर कम कर देते हैं n-1। याद आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो दोबारा रिवाइज कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। y इक्वल्स एक्स टू द पावर n, dy बाई डी एक्स इज, n को साइड में लाइए, x टू द पावर n-1। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छी तरह से? क्लियर? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, तो आप क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स, कौन बताएगा मुझे? dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? हाफ साइड में x, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ, सो y इक्वल्स एक्स टू द पावर हाफ का फर्स्ट डिफरेंशियल विल बी हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। इसी चीज को मैं आगे यूज करने वाला हूं, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक, ये सीख लिया, अच्छी तरह समझ में आ गया? अगर आ गया तो मैं इसको रब कर देता हूं, और अगर रब कर देता हूं तो फिर ये मैंने इसको रब कर दिया। डोंट वरी, नोट्स में आएगा लिखा हुआ, यहां रब कर रहा हूं बट आपके नोट्स में ये लिखा हुआ आएगा। जो कुछ मैं लिख दिया वो रिकॉर्ड हो गया। ठीक, अब उसी चीज को आराम से चल रहा हूं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू निकालते हैं, डी टी बाई डी एक्स। ये हाफ है, हाफ को साइड में ले आया, इस पूरे टर्म को माइनस हाफ आएगा ना, हाफ माइनस हाफ, ये नीचे आ जाएगा, h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ठीक, फिर पहले क्या करते हैं, इसको साइड में लाते हैं, साइड में, ये माइनस हाफ मतलब ये नीचे आएगा, हाफ नीचे आएगा। फिर आप अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो 0 है, तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस, घबराइएगा मत, प्लस, देखने में बहुत बुरा सा लग रहा है, दिक्कत नहीं है, हाफ, सेम स्टोरी, ये नीचे आ जाएगा सारा का सारा, h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। घबराना मत। अब अंदर जाएंगे, h2 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है 0, ये है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 साइड में आएगा, d माइनस एक्स रह जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर आप इसके अंदर जाएंगे, फिर ये कांस्टेंट है, ये माइनस एक्स है, तो इसका -1 हो जाएगा, और ये सब का सब 0 के बराबर है। इसको नोट करिए, अपनी नोटबुक में खुद डिफरेंशिएट करने की एक बार कोशिश करिए, प्लीज डू इट। आज थोड़ी सी मेहनत करा रहा हूं आपसे, आगे आगे लाइफ आसान हो जाएगी। शुरू में एक बार आपने पकड़ लिया तो बाद में आसान हो जाएगा, करिए। राइट, अब इसको हम डिफरेंशिएट करके इधर लाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 कट गया, कट गया ना, ये 2 से 2 भी कट गया, और ये सब प्लस इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पर क्या लिखूं, x अपॉन h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ इज इक्वल टू, ये माइनस था, मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, प्लस हो जाएगा, d माइनस एक्स, ओहो, अपॉन h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। जस्ट हैव अ लुक एट इट, dt बाई डी एक्स 0, ये 2 से 2 कटा, ये x अपॉन ये आ गया, ये 2 से 2 कटा, ये d माइनस एक्स है, ये -1 भी आ रहा है इसके अंदर, तो माइनस यहां आएगा तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। आपने इसको इक्वेट कर दिया। देवी और सज्जनों जरा ध्यान से देखना, आपने क्या प्रूव कर दिया। आप इस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, क्या शोर मचा रहा है रिजल्ट। अगर ये एंगल आई है, ध्यान से देखिएगा, आई होप यू आर ऑल लिसनिंग वेरी केयरफुली। इफ दिस इज आई, ये भी आई होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल, और अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा। अब जरा ध्यान से देखिए और दिल थाम के देखिए, x अपॉन h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, ये आई है, ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब, x,
और ये डिस्टेंस कितना है, h1² प्लस x² होल टू द पावर हाफ। तो दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कुछ दिमाग में बेल रिंग कर रही है, ये है क्या, साइन आई। और इसको जरा ध्यान से देखना भैया, इफ दिस इज आर, ये आर है ना, दिस इज आर, ये आर है तो ये भी आर हुआ, ऑल्टरनेट एंगल। जरा ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर d माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस ये साइड, दिस अपॉन दिस, क्या है ये, आर। क्या प्रूव कर दिया आपने, साइन आई इक्वल टू साइन आर। नोट करिए इसको, बड़ी कमाल की चीज है ये, बड़ा मजेदार रिजल्ट है ये। साइन आई इक्वल टू साइन आर आपने प्रूव किया, किसकी वजह से, श्रीमान फर्मेट साहब की वजह से, फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट साहब ने कहा कि साहब, इफ देयर इज अ रे विच इज कमिंग आउट, इंसिडेंट रे hits a mirror, forms an image, the total distance this whole thing is taking, the total time this ray is taking has to be a minimum. हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला, ये सी तो कट जाएगा ना दोनों तरफ, मैंने सी लिखा नहीं है, सी सी कट जाएगा, तो मैंने डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला, टाइम को डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर रखा, और क्या निकल के आया रिजल्ट, that sin I equal to sin R. So why is sin I equal to sin R? Because of the Fermat's principle, because the ray is taking the minimum time. Note करो उसको। अंडरस्टूड। अब यहां से ये समझ लिया, ये इतनी मेहनत कर ली ना आपने, आप देखिए खेल में क्या मजा आने वाला। नाउ रे ऑप्टिक्स विल बिकम सो सिंपल फॉर यू। ठीक, इसको लिख लिया आपने, एक बार इसको डिफरेंशिएट करके जरूर देखिएगा अपनी कॉपी में, साइन आई इक्वल टू साइन आर। वाओ, सो मैं यहां लिखूंगा वाओ, वाई वाओ, राज ना, if somebody says y is angle of incidence equal to the angle of reflection, तो सर मैं अब खुल के बता सकता हूं y is the angle of incidence क्यों होता है बराबर, because of the Fermat's principle, because of the Fermat's principle। अब एक बच्चा बोलता है सर जी, मैंने कहा क्या हुआ, कहते सर आपने तो ये प्रूव किया है ना कि साइन आई इक्वल टू साइन आर है, ये कहां प्रूव हुआ है, if sin I is equal to sin R, how does it say that I is equal to R? अब ऑप्टिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट अब आने वाला है। अगर मैं आपसे बोलूं कि I बहुत छोटा है, if I say if I is angle of incidence is very small, बहुत छोटा, अगर I छोटा होता है तो sin I कितना होता है प्रभु, IA के बराबर होता है कि नहीं होता है, और अगर I छोटा होता है तो cos I किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। cos 0 is 1, sin 0 is 0, but if it is not 0, if I is not 0, but if it is very very small, very very close to 0, then the value is equal to the angle itself. So sin I is equal to I if the angle of incidence is very very small. तो अगर ये बहुत छोटा हुआ प्रभु, तो ये sin I becomes I, and if I is small, तो भाई R भी स्मॉल होगा, अगर R भी स्मॉल है तो फिर ये R के बराबर होगा, और ये प्रूव हो गया that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अब जेईई मेंस में सवाल आता है, जेईई मेंस में सवाल आता है कि sin I sin R के बराबर होता है, क्या ये सही है या फिर ये सही है, विच इज करेक्ट, दिस इज यूनिवर्सली करेक्ट, यूनिवर्सली करेक्ट, ये हर बार सही होगा दैट साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, लेकिन आई विल बी इक्वल टू आर ओनली इफ आई इज वेरी वेरी स्मॉल। और बच्चों, ऐसी रेज जिनका आई बहुत छोटा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही नहीं होता। जनरली स्टूडेंट्स फील दैट पैरेक्सियल रेज आर रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज व्हिच हैव अ वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो कब पॉसिबल है? जब रे नॉर्मल के बहुत क्लोज होगी। जरा देखो यार, आइए 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 चेक करते हैं। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। If I draw this, is suppose I draw this as my angle of incidence, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब अगर मैं एक रे नॉर्मल के बहुत नजदीक ले लूं, नजदीक 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 ऐसे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हुआ। इन रेज को बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। वो रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है उनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। Therefore, my dear students, if somebody says, is I equal to R all the time? इल्ले, wrong sir. I R के बराबर हमेशा नहीं होता। तभी होता है जब भी रेज पैरेक्सियल होती है। एंड पैरेक्सियल के बिल्कुल ऑपोजिट एक और रेज होती है जिनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज में एंगल आई छोटा नहीं होता। सो फॉर मार्जिनल रेज दिस रिजल्ट इज ट्रू, फॉर पैरेक्सियल रेज दिस रिजल्ट इज ट्रू। आया आनंद? डिड यू एंजॉय दिस? नॉट ऑलवेज इज आई इक्वल टू आर. I is only equal to R when the rays are paraxial, when the angle of incidence is small. And why this happened? Because Fermat, the great mathematician, suggested that rays take minimum time to form an image. And that is only possible. And that makes us reach this result that yes, if a ray takes the minimum time, then the angle of incidence is equal to the angle of reflection. मजा आया? Did you enjoy this journey? हर चीज क्लियर है? इनको नोट्स बनाओ, थोड़ा सा लिखो। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसको नोट डाउन करने का है पहले। आर यू एंजॉयिंग द क्लास? आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है? आपको सीख रहे हैं आप? तो मुझे जरा थम्स अप लिख दो यार। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। वाह, बूम, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है आपको, पढ़ना आसान नहीं होता। पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आसान इसलिए नहीं होता कि पढ़ने में ना मजा नहीं आता। सर खेलने में मजा आता है इसलिए थकान ही नहीं होती। सर पढ़ना मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें थकान होती है। नहीं होती यार, नहीं होती थकान। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है जैसे खेलने में मजा आता है तो थकान ही नहीं होगी। यू नो, हमारे एरा में जैसे आप अभी देख रहे हो विराट कोहली, राइट, हार्दिक पांड्या, इससे पहले थे महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी से पहले थे सौरव गांगुली, सौरव गांगुली से पहले आजकल कमेंट्री देते हैं, आपने सुना होगा, सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर was the I mean, you know what, सुनील गावस्कर ने जब बैटिंग करी तो वेस्ट इंडीज की टॉप बॉलिंग लाइनअप होती थी, सबके सब, एंडी रॉबर्ट्स, क्लाइव लॉयड्स, ऑल बेस्ट बॉलर्स। ना हेलमेट होता था ना गार्ड्स होते थे। उस समय में सुनील गावस्कर ने हमेशा डबल सेंचुरीज बनाई। तो उससे किसी ने पूछा, गावस्कर साहब से पूछा, गावस्कर साहब आप हमेशा 200 बनाते हो, 100 के बाद एक और 100 बनाते हो, रीजन क्या है? तो उसने पता क्या बोला? कहता जब मैं मैच खेलने आता हूं तो मैं एम्पायर से गार्ड लेता हूं। देखा होगा आपने, बैट्समैन बोलता है सर गिव मी द ऑफ स्टंप, गिव मी द लेग स्टंप, गिव मी द मिडिल स्टंप। तो गार्ड लेने आते हैं क्योंकि गार्ड लेने से हमें पता चलता है कि पूरा फील्ड कैसा है। तो व्हेनेवर अ बैट्समैन कम्स, नोटिस करना, जब भी बैट्समैन आता है वो एम्पायर से बोलता है सर कैन यू गिव मी अ गार्ड प्लीज। ही वांट्स टू नो, पहली बार खेलने आ रहा है, फर्स्ट टाइम इस मैच में उतरा। सुनील गावस्कर वाज द ओनली बैट्समैन जो 100 बनाने के बाद एक बार गार्ड फिर लेता था। अब लोगों ने इसे पूछा 100 बना चुके हो सर, अब किस बात का गार्ड ले रहे हो? अब तो आपको बॉल चारों तरफ दिखाई दे रही है, आपको पता है आपने 100 बना लिया है, अब क्यों कर रहे हो?
You know what he answered? He said, "What 100? I haven't made any run." मैंने कोई रन नहीं बनाया। मैं 100 रन बनाने के बाद ये अपने माइंड को बताता था कि मैं तो अभी खेलने आया हूं, इसलिए मैं गार्ड दोबारा लेता हूं, मैं गार्ड दोबारा ले रहा हूं, अपने माइंड को ये सिग्नल पहुंचा रहा हूं कि मेरे को अब मैंने खेलना शुरू किया है। और जब इस तरह से वो खेलना शुरू करते थे तो एक और 100 लगता था। ये टायर्डनेस माइंड का गेम है, ये नहीं समझ में आना माइंड का गेम है, ट्रेन करने का इसको। मैं 26 साल के बाद अगर अभी भी आपको पढ़ाना चाहता हूं, आफ्टर 6 years ऑफ टीचिंग, 4 साल मैंने आईआईटी बिताए, आईआईटी रुड़की से मैंने इंजीनियरिंग करी, 12 साल मैंने स्कूल में बिताए, तो मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूं आपको ये? क्योंकि मैं हमेशा अपने आप से बात करता हूं, व्हाट 26 years आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे, एंड यू नो व्हाट मोटिवेट्स मी? जो सबसे पहले मैंने आपको फोटो दिखाई थी एलएमएनआई की, मुझे ये मोटिवेट करती है कि मेरे ईएमआरएस से, मुझे वहीं से जहां से मैंने शुरू किया था, मुझे ईएमआरएस से एक और दोस्त 1 साल के बाद एक 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 पीपीटी बनानी है, और उस पीपीटी के अंदर मेरे बच्चे होंगे जो टॉप 100 के अंदर होंगे। और 6-7 साल के बाद एक और पीपीटी बनानी है, फिर मैं देखना चाहता हूं कि ये बच्चे जो ट्राइबल स्कूल से आए, आईआईटीज मेडिकल में गए, 6-7 साल के बाद ये देश में विदेश में क्या काम कर रहे हैं। मैं इस मोटिवेशन की वजह से आई एम एबल टू टीच यू। थैंक यू वेरी मच। इट्स अ लवली सेशन। आज जो मैंने आपको पढ़ाया ये टफ लगा होगा आपको, क्योंकि ये शुरुआत थी। जब बॉलिंग आती है ना, स्टार्ट में मैच होता है तो बहुत तेज बॉल आती है ना, और बैट्समैन क्या करता है? डिफेंस करता है, समझता है गेम को। आज जिन बच्चों ने डिफेंस खेला, डिफेंसिवली खेला मेरी बॉल्स के ऊपर, वो अगले ओवर के अंदर छक्के चौके मारेंगे। रिवाइज करके आना फॉर द नेक्स्ट क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास नाउ इट्स गोइंग टू बी सिंपलर, इट्स गोइंग टू बी इजियर, क्योंकि मुश्किल चीजें हमने पार कर ली हैं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट से हम ऑप्टिक्स के सारे सवाल 30 सेकेंड या 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, विदाउट एनी फॉर्मूला, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। बोर्ड्स के, फिर जेई के, फिर नीट के सारे क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय यू in less than a minute, because you understood this part. Thank you very much, and God bless you. Take care of yourself. I'll see you in the next class. Goodbye. Bye.